सबसे पहले तो मुशाहिद साहब ये बताइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है डिनर टेबल पे बिठाने की दोनों को, क्या वो डिनर टेबल भी ट्रंप को ही सजानी पड़ेगी या हमारे साइड से या भारत की साइड से कोई एक फरीक या दोनों फरीक मिलके अपनी डिनर टेबल सजा लेंगे? देखिए जी, अब डोनाल्ड ट्रंप जो मैं समझता हूँ कि इंडिया का भी गॉडफादर है, क्योंकि इंडिया तो अमेरिका का बड़ा इत्तेहाद भी है, वो अब इसमें पड़ गया है, तो वो इस इशू को उसकी कोशिश होगी कि मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो वो मेरे ख्याल में डिनर टेबल भी वो सजाएगा, वो मुज़ाकरात भी शुरू करेगा, सीज़ फायर भी उसने करा दिया। और ये ना भूलें कि सीज़ फायर हिंदुस्तान के ईमा पर हुआ, हिंदुस्तान ने मिन्नतें की उनको कहा कि आप ये इसको बंद कराएं। तो उस हवाले से जो सारा हिंदुस्तान का जो एक बयानिया बना हुआ था, जो एक सोच थी कि जी कश्मीर अटूट अंग है और हम एक बड़ा ताकत है और तीसरे फरीक को मानेंगे नहीं, वो सारा उनका जो स्ट्रेटजी है दैट इज ऑल कोलैप्स्ड। और जंग भी हारे हैं, सफारती जंग भी हारे हैं, मैदान जंग भी हारे हैं और खिफत भी हुई और टेक्नोलॉजी में भी मार पड़ी। तो उनके लिए पोजीशन बड़ी डिफेंसिव है और मेरा ख्याल है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने में कामयाब होगा। ठीक है। अच्छा मुशाहिद साहब ये भी बता, शराइत इन दोनों ममालिक के दरमियान तय पा रही हैं या अभी ऑब्वियसली पाई तो नहीं है, बात हो रही है उन चीज़ों पे भी। भारत ये कहता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और टेररिज्म पे बात करूंगा, हम क्यों उनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के ऊपर? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि टेररिज्म के अलावा या आज़ाद कश्मीर के अलावा क्या पाकिस्तान को भी अपनी कोई शराइत लिखवानी चाहिए थी, मनवानी चाहिए थी ट्रंप से कि भाई अगर सीज़ फायर आप करा ही रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से कम इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली ही करवा दें? देखिए जी, जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो दोनों साइड अपनी मौक़िफ़ पेश करती है। दो ट्रैक चलेंगे। अच्छा। एक ट्रैक होगा टेक्निकल DGMOs का, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो इंश्योर करेंगे कि जो सीज़ फायर पर फैसला हुआ है उसमें मद हो रही है, कोई अगर गड़बड़ होती है या कोई उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो वो उस पर नज़र रखेंगे। वो एक ट्रैक वो है फौजी। दूसरा होगा जो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेटेजिक ट्रैक है, वो दोनों के जो कौमी सलामती के मशीर और प्रॉब्ली वो UAE में या जहाँ भी वो मुलाकात होगी अबू धाबी में वो करेंगे, उसमें देखें ना दोनों तरफ से पेश होता है। अगर वो बात करते हैं दहशत गर्दी की तो हमें कहते हैं यस, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का हमारे खिलाफ रियासती दहशत गर्दी हो रही है और ये इशू इम्पोर्टेंट है टेबल के लिए। तो दोनों अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं। आपको याद होगा कि 1997 में मियाँ साहब के दौर में कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था जब आज के गुजराल साहब थे, तो उसमें भी 7 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी, हमने कहा कश्मीर इशू, फिर उन्होंने कुछ और बात की, हमने सर क्रीक हमने बात की, उन्होंने कहा सियाचिन। तो सारे पॉइंट्स जो दोनों तरफ के हैं वो टेबल में आ जाते हैं और हर चीज़ डिस्कस होगी। तो वही मार्को रूबियो ने भी ट्वीट में यही कहा कि जो भी मसाइल हैं, ऑल द इशूज़ विल कम फॉर डिस्कशन। हमें तो खुशी है कि कश्मीर को जिंदा कर दिया ट्रंप ने, हमें शुक्र अदा करना चाहिए उसका। तो हमें बराबरी का मुकाम दे दिया हिंदुस्तान के साथ और खुद फ्रीक बन के हिंदुस्तान के कान पकड़ के वो ले आया उसको एट द नेगोशिएटिंग टेबल। ये तो बड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। जो मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं था वो आपसे टेबल में बात करेगा और वो हमारे भी मौक़िफ़ पेश होगा, उनका भी मौक़िफ़ पेश होगा। ठीक है। अच्छा, तो कश्मीर के हवाले से जो भारत ये कहता था कि ये बायलैटरल इशू है और हमेशा ही उसने रिलक्टेंस शो की है थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ, वो कहता था हम दोनों आपस में ही बैठ के बात करेंगे, बायलैटरल इशू है, आपको लगता है ये इशू भी ट्रंप फैक्टर सॉल्व करा लेगा? क्योंकि वो तो दूसरी तरफ ही इज आइंग फॉर आज़ाद कश्मीर, अपनी तकरीरों में भी वो आज़ाद कश्मीर का बड़ा जिक्र करते हैं। एक जरा अंग्रेजी में एक बात होती है, एक होती है पॉलिसी, अच्छा, एक होती है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग होती है कि हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, दरअसल वो सिर्फ दिखावा होता है, असल चीज़ होती है पॉलिसी। तो ये जो आज़ाद कश्मीर, इसे उन्होंने तो बात की थी अक्साई चिन की भी, जो चाइना का हिस्सा है, आपको याद होगा 7 अगस्त 2019 को, और ने कहा था ये भी आज़ाद कश्मीर, अक्साई चिन और गिलगित बल्तिस्तान। तो वो एक दिखावा है उसका, वो बात करते हैं। 1962 से वो तनाज़ा चला आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी। और दूसरी एक और चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये 1962 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की किसी जंग में, किसी झड़प में। और दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट के जो वो आप कह रहे हैं ना कि वो इंडिया हमेशा रिलक्टेंट रहा है थर्ड पार्टी मीडिएशन का, मैं इससे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा, कोई रिलक्टेंट नहीं रहा। अच्छा, कारगिल हुआ, वो क्लिंटन के पास गए कि इंटरवीन करो। 2002 का स्टैंड ऑफ हुआ जब इंडियन पार्लियामेंट को हमला हुआ, मुशर्रफ साहब का दौर था,
उस वक्त जनरल पावल ने नेगोशिएट किया, इंडिया ने खुद उनको इनवाइट किया। पुलवामा के वाक़े के बाद क्या हुआ, इंडिया ने खुद इनवाइट किया अमेरिकन इंटरवेंशन को। और किताब आई है पोम्पियो की, जो उनका वजीर खारजा था, उसने कहा कि मुझे नेवर गिव एन इंच। उसने कहा रात को मुझे फ़ोन आया सुषमा स्वराज का कि प्लीज़ हमारा सीज़ फायर कराओ और हमारे पाकिस्तान से ये बात करो। अब भी CNN की स्टोरी आपके सामने है, सही है, हिंदुस्तान ने पहल की, हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि प्लीज हमारा पाकिस्तान से सीज फायर कराओ। ठीक है, तो लेकिन जब उनको नजरिया जरूरत के तहत वो आ जाते हैं तो वो इंडिया वो तीसरी पार्टी को वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन मुशाहिद साहब क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया बहरहाल अमेरिका सीज फायर कराने के लिए गया था और कश्मीर के मामले पे या दीगर इश्यूज पे जिसमें वो हमेशा एक बायलैटरल पोजीशन रखे है, वो बाकी उसने थर्ड पार्टी को अवॉइड ही करने की कोशिश की है। और जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब आप भी उस सेटअप का हिस्सा थे, सिर्फ वो एक वाहिद इंस्टेंस था पाकिस्तान और भारत की तारीख में कि जब 4 पॉइंट एजेंडे के करीब हम पहुंच गए थे और भारत भी एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहा था और फिर वो मामला भी सैबोटाज हो गए। ये नॉर्मली तो हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने जुबान पर कायम नहीं होता और जो कहता है वो उससे मुकर जाता है। आपको याद है जब 62 आपने पढ़ा होगा 1962 की जो 1962 की जंग थी इंडिया और चाइना की, उसको तो अमेरिका ने कहा कि हमें कश्मीर का आपका तस्फिया करा देंगे और भुट्टो सवारन सिंह टॉक्स हुए थे। सवारन सिंह वजीर खारजा था हिंदुस्तान का, भुट्टो साहब यहाँ से थे पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो हिंदुस्तान जब हालात बेहतर हो गए चीन के साथ, दे बैक्ड आउट। तो हम उसको इतबार तो नहीं करते, अच्छा। लेकिन जब अगर मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे तो लेट्स डिस्कस, लेट्स सी। बट हमें डाउट्स जरूर हैं इस बात के, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। ठीक है, और अगर हम मिलिटरीली बात करें मुशाहिद साहब, तो उस मामले में आपको कितने नंबर देने हैं मोदी सरकार की रिलायबिलिटी को? जब सीज फायर की भी साथ बात हो रही हो, क्या वो कोई और मिस एडवेंचर करना चाहेगा जो उसकी खिफत हुई है? जिस तरह से वो ट्वीटें कर रहा है, अपनी फौजों को कह रहा है तैयार रहें, ये वाहिद मार्का नहीं था, आगे आपको बड़ी कामयाबियां मिलनी है। मिस एडवेंचर नहीं होगा, जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा, लेकिन गंद करेगा मोदी। रॉ के जरिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है? गन जरूर करेगा, वो डैमेज करने की कोशिश करेगा, सीज फायर वायलेशंस भी होंगी, उस किस्म का होगा। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर मिलिट्री मिस एडवेंचर, क्योंकि वी हैव टॉट देम अ लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। और ये उनको बहुत खिफत हुई है और उनको समझ आ गई है कि देयर आर रेड लाइंस एंड द पाकिस्तान पीपल, द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ देम टू क्रॉस दोस रेड लाइंस। तो उसको मेजर उसका खतरा नहीं, लेकिन टेंशन रहेगी ताल्लुकात के हवाले से, और गड़बड़ और गंद जरूर करेंगे हिंदुस्तान वाले। अच्छा, और वो गड़बड़ आपके नजर में क्या हो सकती है? क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रॉ के जरिए दहशतगर्दी हो सकती है या कोई और तरीका? रॉ उनके देखिए जाए, हिंदुस्तान के इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टेट टेररिज्म। रियासती दहशतगर्दी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ये इन्होंने कनाडा में सिखों को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की, पकड़े गए, और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, पिछले 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान में इन्होंने असैसिनेशंस कराए हैं। और आपको पता है कतर में पिछले साल 8 बंदे इनके पकड़े गए थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, और उनको सजाए मौत भी दी गई थी। तो ये रियासती दहशतगर्दी, और वैसे भी हमारे पास कुलभूषण